डिजिटल मानसिकता माने डिजिटल माइंडसेट शब्द की उत्पत्ति जो भी ओरिजिन स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह संभवतः डिजिटल युग में आवश्यक सोच और दृष्टिकोण में बदलाव का वर्णन करने के तरीके के रूप में उभरा है। अगर हम पिछले साल और 2 साल के पहले देखें तो व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में एक जोक चक्कर मारा था। वो था कि हु एक्सेलरेटेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। एंड आप सभी को वो आंसर भी पता है। सीआईओ नहीं, सीडीओ नहीं, मगर कोरोना वायरस ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत प्रभावित किया। जोक्स अपार्ट, डिजिटल माइंडसेट नहीं तो बिजनेस मर जाएगी आजकल के जमाने में। इसलिए आज के श्रृंखला में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वही डिजिटल माइंडसेट के बारे में, चारुदत्ता पांडे के साथ। देवियों और सज्जनों, ये है द गाइडिंग वॉइस हिंदी पॉडकास्ट सीरीज। द गाइडिंग वॉइस अब हिंदी में भी आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूं नवीन समला। इस माध्यम से हम इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं। हम कुछ मूल्यवान बातें करते हैं जिससे आपकी जीवन और करियर में कुछ तो कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। चारुदत्ता पांडे जी आज हमारे साथ जुड़े हुआ है टीजीवी वर्चुअल स्टूडियो में। चारुदत्ता हमारा एक बहुत बड़ा वेल विशर, बहुत बड़ा सपोर्टर, अच्छा फ्रेंड हमारा प्लेटफॉर्म का। इन जब भी हम मदद चाहे, अगर एक बार बुलाए तो उन आंसर दिएगा। उतना अच्छा आदमी है। एंड चारुदत्ता पांडे जी, मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं पहला पहला इंटरव्यू टीजीवी हिंदी में आपके साथ कर रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत कंफर्ट जोन में हूँ। मेरा हिंदी अभी इसके पहले बोले जो मेरा हिंदी तो अभी इतना फ्लुएंसी नहीं है, मगर हम इंक्रीमेंटली इंप्रूव हो जाएंगे। विदाउट फर्दर अडू, चारुदत्ता पांडे जी, टीजीवी हिंदी में भी आपका स्वागत है। हमारे इस टीजीवी हिंदी सफर में भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन भाई, आप इस पहली श्रृंखला में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो पूरा जितना भी हम देख रहे हैं, जो कोशिश है, ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत, अगर आज के युग में हम देखें तो हमारे लिए आज इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है कि हम एक अपने आप को अपने कंफर्ट से आगे लेके जा रहे हैं। ये जो टीजीवी हिंदी का जो सबसे बड़ा पार्ट है और ये सबसे बड़े एपिसोड की बात है कि आप अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से आगे लेके जा रहे हैं। टीजीवी ऑलरेडी अपने आप में एक काफी ज्यादा पॉपुलर शो है। काफी सारे शोज में, रैंकिंग्स में आपको हर एक जगह उसका रिकग्निशन मिला है, लोगों ने आपको पहचाना है। वो पहचानने के बावजूद आप अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से आगे निकल के जा रहे हो। आप वहां पर लेकर जाना चाहते हो जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। जो इस चीज की आज हम बात कर रहे हैं, डिजिटल माइंडसेट, ये भी एक पूरी तरह उसी चीज को दर्शाता है कि आप किस तरीके से अपने खुद के, जिसे हम कंफर्ट जोन कहते हैं, उससे बाहर निकले और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा आगे आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो माय प्लेजर चारुदत्ता जी, आपने बहुत काइंड वर्ड्स यूज किए अब तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना एपिसोड, अपना श्रृंखला। आपके जीवन और करियर से शुरू करेंगे हम। आपका बैकग्राउंड थोड़ा बता दीजिए टीजीवी हिंदी ऑडियंस के लिए। मैं एक बहुत छोटे से शहर से आता हूँ। महाराष्ट्र में अकोला करके एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, मुंबई से कुछ 500 किलोमीटर की दूरी पे। पिताजी शिक्षक थे, माताजी थी वो भी कॉलेज में लैब असिस्टेंट थी, तो घर में पूरा पढ़ाई का ही माहौल था। उसी तरीके से बेसिकली बगैर सोचे इंजीनियर बनना है, उस ज़माने का मैं आदमी हूँ। और उसी चक्कर में मैं भी एक इंजीनियर बन गया। और ज़्यादा थोड़ी खुशी थी तो जब हमारे बड़े भाई कंप्यूटर कर रहे थे, तो उसी ज़माने में भी हमने मैकेनिकल लिए, उस टाइप के आदमी हैं हम। तो काफ़ी उल्टे-सीधे चीज़ें की हैं ज़िंदगी में, बट उसका कोई रिग्रेट नहीं है। क्योंकि उस मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के कारण मुझे करियर के शुरू के जो 8 साल थे, मैं 8 साल कोर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में काम किया। मैं शॉप फ्लोर, छोटी कंपनी में सेल्स का काम किया, बड़ी कंपनी में सेल्स का काम किया। तो इससे मुझे काफ़ी सारी कंपनी किस तरीके से चलती है, आप किस तरीके से आप जाके अपने ग्राहक के पास जाते हैं, अपने क्लाइंट के पास जाते हैं, अपनी चीज़ों को रखते हैं, इस चीज़ों का मुझे बहुत अच्छा अनुभव मिला। उसके बाद फिर मैं कुछ आईटी में भी मूव हुआ। तो आईटी में आने का पहला पार्ट था, सो मैं दुनिया की 3 जो सबसे बड़ी कंपनी थी, एक टाइम पे आईटी सर्विसेज़ में IBM सबसे बड़ी थी, उनके साथ काम किया। डिज़ाइन में जो सबसे बड़ी कंपनी थी डेसो, जो कैटिया और इनोविया टूल्स देते हैं, जो एरोस्पेस डिज़ाइन, ऑटोमोटिव डिज़ाइन में काम आते हैं, उनके साथ काम किया। और सबसे आखिरी जो जॉब था वो था एसएबी इंडिया के साथ, जहाँ पे मुझे एक
पूरी जिसका हम एंटरप्राइज सिस्टम कहते हैं या ईआरपी कहते हैं, एक पूरी कंपनी चलाने के लिए किस तरीके की सिस्टम आपको होनी चाहिए, किस तरीके का सॉफ्टवेयर आप लगा सकते हैं, आप अपनी सारी जो प्रोसेस है उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये सारी चीजें सीखने को मिली। और पिछले 8 सालों से मैं अपने आप का अपना एक छोटा सा कंपनी चला रहा हूँ। इस कंपनी में भी अभी हम लोग काफी बड़ी कंपनीज के साथ काम करते हैं। हमारा पूरा जो फोकस है वो इसी एरिया में रहता है कि हर कोई कंपनी किस तरीके से अपना जो भी बिजनेस है उस बिजनेस को किस तरीके से डिजिटलाइज करें। हम सिर्फ हम्म। उसमें कंप्यूटर या सिर्फ मशीन या मोबाइल डालना नहीं चाहते, हम ये डालना चाहते हैं कि किस तरीके से कंपनी वो टेक्नोलॉजी यूज करके अपने आप को बढ़ाए, अपने आप को ज्यादा एफिशिएंट बनाए और अपने आप को ग्रोथ के लिए, अपने आप को नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयार करे। ये काम मैं पिछले 8 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छी बात है। आप कंपनीज़ को टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल करना है, वो सब बता रहे हो और आपका करियर जर्नी पूरा इंस्पिरेशनल है और आपके इस सफ़र में सबसे ऊपर ऐसे कौन से 3 चीज़ है, जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुँच सके? टॉप 3 थिंग्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू योर करियर ग्रोथ। सबसे पहली चीज जो मेरे करियर में जहां तक मैं पहुंचा इसकी कंट्रीब्यूशन थी, वो थे मेरे मेंटर्स और मेरे जो सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे हर चीज को समझने का मौका दिया। पर्टिकुलरली आईबीएम और एसएपी में मेरे जो दो दो मैनेजर्स थे, उन्होंने मुझे एक कंपनी किस तरीके से चलती है, जिस चीज को आप एक कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी सिस्टम आप बताते हैं, वो किस तरीके से उनके लिए काम करेगी। और हर कंपनी आपके जो आप सॉफ्टवेयर या कोई भी आप टूल ले लीजिए, उसको किस तरीके से देखेगी, उसका इंटरनल उनके लिए बेनिफिट क्या होता है, वो क्यों उस चीज में पैसा डालेंगे, ये सिखाया। वो सबसे बड़ी चीज़ थी क्योंकि मुझे अभी भी आज जब मैं कोई भी किसी रिकमेंड करता हूँ, तो मुझे मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं उस चीज़ को उनके नज़रिए से देख पाऊँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी जो मेरे मेंटर्स ने मुझे दी। दूसरी जो चीज़ मेरे करियर में बहुत अच्छी हुई वो ये हुई कि मैं सीधा-साधा आके आईटी में नहीं बैठा। मैं पूरा नीचे से ऊपर तक आया हुआ आदमी हूँ, तो हाँ, मेरे लिए बैंडविड्थ काफ़ी हो गई। मैंने बोर्ड लेवल प्रेज़ेंटेशंस भी किए हैं, मैंने शॉप फ्लोर भी चलाया है। तो मुझे एक शॉप फ्लोर का बंदा क्या सोचता है और एक कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या उनके जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या होते हैं वो सोचते हैं। ये जो बैंडविड्थ मुझे मिली, ये मुझे दूसरी चीज़ मिली। हुँ, तीसरी चीज़ जो मुझे मिली जैसे आप लोगों के साथ काम करते हुए, वो एक अच्छा नेटवर्क मिला है जो एक कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट लेकर आया है। कि हाँ, हम जिस चीज़ को करना चाहते हैं, उस चीज़ में हमारे पास जो आज है, वो हम जिसको दे पाएँ, उससे उसका बढ़ावा मिलेगा, किसी न किसी को उसका बेनिफिट होगा और वहाँ से आगे ले पाएँगे। तो ये जो जिससे आप फीलिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं, ये हुँ। तीसरी चीज़ मेरे करियर में मैंने आप जैसे लोगों से सीखी, जो आज की डेट में कहीं न कहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, आप तो बहुत हम्बल है। आपका नेटवर्क मुझसे भी बड़ा नेटवर्क है। मेरे नेटवर्क जो भी बहुत कम है, मगर नेटवर्किंग तो बहुत इम्पोर्टेंट आजकल के ज़माने में। अगर आप प्रोफ़ेशनली सक्सेस होना भी और एंटरप्रेन्योर जैसा सक्सेस होना तो नेटवर्क तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। और आपका ये एंटरप्रेन्योरल सफ़र में सबसे मुश्किल से कौन-सी सीख मिली है? आप जो भी टफ़ेस्ट सिचुएशंस हुए, उसको आप कैसे डील करें आप? एक ना बहुत ही एक थोड़ा-सा ट्रिकी सिचुएशन था। टफेस्ट कहे जाए या ना कहा जाए बट आप ट्रिकी समझिए एक हम कंपनी के साथ एक उनका डिजिटल पूरा इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम कर रहे थे, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन काम कर रहे थे। हुँ, होता हुँ। यूँ था कि इसके जो ओनर थे, वो 74 ईयर ओल्ड थे। हुँ, 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 हुँ। उनका जो बेटा था, जो बिज़नेस में था, वो 46 ईयर ओल्ड थे, हुँ। ठीक है? और ये जो 74 ईयर ओल्ड ओनर थे, वो अपने 46 ईयर ओल्ड बेटे को भी 46 साल के बेटे को भी पूरा बिज़नेस का कंट्रोल नहीं दे रहे थे, वो खुद ही चलाना चाहते थे। हम तो ऐसे काफ़ी सारे देखते हैं ना, हाँ, एमएसएमई में होता है कि मैं चला रहा हूँ, तो मैं क्यों ना चलाऊँ? और हाँ। पैशन था, बहुत अच्छे दिल से कर रहे थे, बट कहीं न कहीं एक ठहराव आ जाता है। उनकी सोच जिस ज़माने में वो उससे बड़े थे, जो उनके अनुभव थे, वो कहीं टेक्नोलॉजी के लिए अच्छे थे, नहीं थे और इस पूरे से क्या हो रहा था इस पूरे इसमें कहीं न कहीं कंपनी में ही अपने आप एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। तो अच्छा, बेटे को एक उनके जो 7 लोग थे और एक जो पिताजी थे, उनको जो सीनियर सर थे, उनको बगैर किसी तरह से दुखाए, बगैर उनको हर्ट किए, पूरा चेंज लाना था। अच्छा। तो उनके साथ बैठ के उनको समझा के किस तरीके से कर सकते हैं, नए सिस्टम में क्या आएगा, वो कैसे बदलेंगे। वो समझा के हम यहाँ तक लेकर आ गए कि आज की डेट में वो सिर्फ़ एक लैपटॉप लेके चलते हैं। कंपनी में आज कोई भी पेपर नहीं है। सुबह आके वो अपने लैपटॉप पे लॉगिन करते हैं, जो डेटा है उनको वहाँ पे दिखता है। और उनको आज ये भी पता है कि अगर वो आज नहीं आए, घर पे बैठे और लैपटॉप खोल लिया, तो भी उनको सुबह कंपनी में क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा है और उस तरीके से वो आज चेंज हो गए हैं।
वो हम्म। जो चेंज मैनेज था जहाँ पे पेरेंट और उनका बेटा दोनों को मैनेज करते हुए सारे लोगों को मैनेज करना था, दैट वो एक अच्छा खासा ट्रिकी एक्सपीरियंस था, बट उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। हम्म। नहीं, बहुत बढ़िया। वो जो भी आप जनरेशन, हमारा जनरेशन ऐसा हुआ कि बहुत गैप ज्यादा है। लाइक आजकल देखे तो हर 5 साल में पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म होता है, और आप पिछले जनरेशन आदमी को संभालना बोले तो बहुत मुश्किल है। वो आप कर चुके हैं। और आगे बढ़ेंगे इस कॉन्वर्जेशन में। जो भी कोर टॉपिक है ना आज, डिजिटल मानसिकता, डिजिटल माइंडसेट। अगर आप डिजिटल माइंडसेट को डिफाइन या वर्णन कर सके तो क्या होता है ये डिजिटल माइंडसेट, क्या होता है? और ये पारंपरिक मानसिकता जो भी ट्रेडिशनल माइंडसेट बोलते हैं ना, उससे वो कैसा भिन्न है? हाउ डिजिटल माइंडसेट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल माइंडसेट? मैं इसका थोड़ा सा लंबा जवाब दूंगा ठीक कि है, ठीक इसके है, क्या होता परवाह है। नहीं। हम पहले देखेंगे कि मानसिकता करके क्या होता है, जिससे हम एक माइंडसेट करके डिफाइन करते हैं ना, उसका ये मानसिकता क्या होती है। देखिए, हम बचपन से जिस तरीके से जिस परिवार में जिस वातावरण में हम लोग बड़े होते हैं, उसी तरीके के हमारे आजू जो भी हमारे आसपास जो भी कोई घटनाएं घटती हैं, उसको हम ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करते हुए जाते हैं। वो सारी की सारी चीजें ना वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं पूरी पक्की बैठती है कि भाई ये ऐसे हुआ था। मेरे पिताजी इस चीज के लिए ऐसे रिएक्ट करते थे, मेरे दादा ऐसे रिएक्ट करते थे, मेरे नाना ऐसे रिएक्ट करते थे, मेरे जो टीचर थे वो इस चीज को अगर मैं करूँ तो अच्छा बोलते थे, इस चीज को करूँ तो बुरा बोलते थे। तो ये जो जिसको हम साइकोलॉजी के टर्म में कंडीशनिंग कहते हैं ना, वो सारी चीजें अपने आप होती जाती है। हम उसके लिए कुछ करते नहीं अलग से, जस्ट हम जैसे बड़े होते हैं वो सारी चीजें अपने आप हमारे दिमाग में बैठते हुए जाती है। अभी सही है। हर व्यक्ति, उसका परिवार अलग है, उसका अपना एक जो सामाजिक जिसे हम कह सकते हैं जिस समाज से आता है, जिस एरिया से आता है, वहां से उसकी पूरी जो कम्युनिटी है वो सारी अलग है, वहां से उसकी सीख पूरी अलग है। और ये ऐसा बंदा अलग अलग सीख के फिर कॉलेज में आता है। फिर वो कॉलेज का उसका एक ग्रुप होता है, वहां पे उनका एक अलग माहौल रहता है। जिस टाइप के कॉलेज में आप जाएंगे, जिस टाइप के ग्रुप में रहेंगे, वहां से आप और कुछ सीख के आएंगे। और इतना सारा 20-21 साल सीख के फिर आप इंडस्ट्री में आएंगे। तो ये जो आपकी 20-21 साल तक की उम्र है, यहाँ तक आपके जिस तरीके के अनुभव हैं, जिस तरीके के लोगों के साथ आप रहे, वहां से जो एक सारी चीजें आपके दिमाग में बैठती हैं, और उन सारी चीजों के आधार पर आप हर कोई नई चीज को किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इसको हम माइंडसेट कहते हैं। कि जो भी चीज दिखेगी उसको मैं किस तरीके से रिएक्ट करूंगा। अभी जो जनरेशन आज 2 साल ऑनलाइन पढ़ी है, उन्होंने देखा है कि हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, हमको सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं जाके गूगल करूँ तो मैं देख सकता हूँ। वो बेसिकली देखते हैं, अगर मुझे टीचर का समझ में नहीं आया तो जाके फट से गूगल पे ढूंढते हैं, दूसरे किसी का लेक्चर देखते हैं, उनको लगता है ये ठीक है, तो मैं ये कंसेप्ट इस तरीके से यूज करके वो आगे चले जाते हैं। पुराने जो लोग थे उनको भी अगर आप कहें कि मुझे जाके पहले कहीं लाइब्रेरी ढूंढनी थी, फिर वहां से एक रेफरेंस बुक ढूंढना था, वहां से जाके पढ़ना था, और फिर मैं आके करता हूँ, तो उनके लिए दोनों जो लोग हैं वो अपनी जगह बहुत सही हैं। बट आज की डेट में तो लाइब्रेरी नहीं, आज की डेट में तो यूट्यूब है। यूट्यूब नहीं ले जाओ तो गूगल है, गूगल नहीं ले जाओ तो काफी काफी सारे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और नहीं भी है तो आपके मल्टीपल व्हाट्सएप ग्रुप हैं जहाँ से आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हम्म। इन सारी चीजों में अगर हम आज देखें तो एक दो या तीन तरीके के लोग हमको आज इंडस्ट्री में दिख रहे हैं। पहली जो चीज दिखते हैं वो लोग जो जिसे हम यंग जनरेशन है, जस्ट पास फ्रेश टैलेंट कह सकते हैं, हाँ। उनको लगता है कि टेक्नोलॉजी ही दुनिया है। दूसरी एक जनरेशन ऐसी है जिन्होंने देखा है कि पहले लोग वगैरह करते थे, बट अभी गूगल पे इस पे मिल जाता है, तो वो उनको पुरानी चीजें तो अच्छी लगती है, बट वो अभी टिकट ढूंढने के लिए तैयार है। और तीसरी चीजें ऐसी एक ऐसी जनरेशन है जो आज के डेट में फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे बैठी है, जिनको लगता है कि देखो हमारे जमाने में तो हमने इतना एफर्ट किया, इनको तो कुछ भी नहीं करना होता। तो चेंज हो गया। तो हर तीन अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट पे हम लोग आज तीन अलग अलग मानसिकताएं चल रहे हैं। अभी इन तीनों में एक चीज बहुत कॉमन है, वो एक ये है कि तीनों कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं। यंग जनरेशन हमको कितनी भी लगे कि वो बेसिकली बहुत टाइम पास करते हैं यूट्यूब पे, इसमें इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे इतना लगाते हैं, बट उनके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और तीनों को ही आगे बढ़ना है। जब आप अपने आप में एक तरीके की वृद्धि की, या जिसे हम ग्रोथ माइंडसेट कहें कि मुझे हाँ। आगे बढ़ना है, इस टाइप का आप माइंडसेट बनाते हैं। हम्म। और आप ये माइंडसेट बनाते हैं कि ये जो सारी टेक्नोलॉजीज है, इनका इस्तेमाल करके मैं ये देखूंगा कि हर कोई चीज मैं कर सकता हूँ, वो मैं पहले डिजिटली करूँ। अगर मैं हाँ। डिजिटली नहीं कर सकता हूँ तो ही मैं मैन्युअली करूँ। जब आप इस तरीके का अप्रोच बनाएंगे, जिसे हम डिजिटल फर्स्ट अप्रोच कहते हैं, या। और उस तरीके से आप सारी चीजों को देखना शुरू करेंगे, हम हम्म। उसे
डिजिटल मानसिकता कह सकते हैं। जब टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी दोस्त बनेगी, आपकी एनेबलर बनेगी, और आप उस टेक्नोलॉजी और एनेबलर के साथ एक बहुत अच्छी ग्रोथ कर पाओगे और वो बहुत जल्दी कर पाओगे। ये जो मानसिकता है, इसे हम डिजिटल माइंडसेट कह सकते हैं। अच्छा वर्णन किया आप, और मुझे और एक बात भी याद दिलाया आपने। जो भी मैं इंजीनियरिंग टाइम पे, जब भी वो गूगल ने लॉन्च हुआ था और मुझे एक टॉपिक के बारे में रिसर्च करना था, मैं 2-3 लाइब्रेरी को गया था और 2-3 प्रोफेसर को मिलके इतना मुश्किल हुआ कि मुझे कम से कम 1 हफ्ता से 10 दिन हुआ, वो जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। मगर आजकल के ज़माने में गूगल माता है, और गूगल माता के बेटी भी है ना आजकल, चैट जीपीटी बोल के। चैट जीपीटी में तो बिल्कुल। बिल्कुल वो रेडीमेड आंसर मिल रहा है। मैं अभी एक एक्सपेरिमेंट किया था इसके पहले। हम इंटरव्यू जॉइन होने के पहले मुझे आज ही एक्सेस मिला था और मैं ढूँढ रहा हूँ कैसे किस तरह से क्वेश्चन्स हम फ्रेम कर सकते हैं पॉडकास्ट के लिए एंड ऑल। एंड चैट जीपीटी तो बहुत ऑसम है। बहुत बहुत सुपर सुपर है वो। दुनिया को बदल लेगा वो। मुझे तो बहुत सरप्राइज़ हो रहा है कि 5 साल के बाद में दुनिया कैसे होगा, राइट? मगर आप जो भी बिल्कुल। चीज़ आप बताए ना, वो हम इनकलकेट करना ज़रूरी है। जो भी नया ट्रेंड्स आजकल मार्केट में आ रहे हैं, उसको इनकलकेट करना ज़रूरी है। और अपना कन्वर्सेशन कंटिन्यू करेंगे। अब जो भी अपना बिज़नेसेस और काम, व्यापार बहुत चल रहे हैं ना, ये डिजिटल युग में हमारे व्यापार और काम करने के तरीके को किस तरह से बदल दिया है? ये डिजिटल मानसिकता और डिजिटलाइज़ेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कुछ बातें, ये सब कुछ एक के ऊपर एक डिपेंडेंट रहते हैं और किसी समय को सिनोनिम्स के जैसा भी यूज़ कर सकते हैं ना? बिल्कुल। एक एक व्यक्तिगत तरीके का एक उदाहरण देता हूँ। हाँ, अभी मैं गाड़ी खरीद रहा था, तो जब गाड़ी खरीदने की बात आई, तो मेरा 6 साल का बेटा, हम लोग गाड़ी देख रहे थे। तो पहले यूँ क्या होता था, हम गाड़ी देखने जाएँगे, कहीं न कहीं देखेंगे, शोरूम जाएँगे, इन्फॉर्मेशन लेके वहाँ से जाके हमको क्या लेना है देखेंगे और आगे जाके बात करेंगे। आज की डेट में मेरा 6 साल का बेटा दोपहर में स्कूल में आने के बाद यूट्यूब पे बैठता है, यूट्यूब पे बैठता था पूरा, सारी गाड़ी की कंपैरिज़न देखता था, जो भी गाड़ी लेके आए उसके साथ 4 गाड़ी की कंपैरिज़न करके, जब मैं शाम को घर पे आता था, तो उसके पास स्टोरीज़ तैयार थी। कि देखिए अच्छा। आप ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये देखिए ये गाड़ी देख सकते हैं, ये गाड़ी देख सकते हैं, ये गाड़ी देख सकते हैं, मुझे ये अच्छी लगती है मुझे। देखिए चीज़ें कितनी बदल गई हैं। घर हाँ, पे कभी हमने ये नहीं सोचा था कि गाड़ी जैसे एक डिसीज़न के लिए एक 6 साल का लड़का भी उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, और उसका जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, वो सब यूट्यूब से आ रहा है। क्योंकि हुँ, उसके पास तो आज एलेक्सा बैठा है, घर पे बैठा है, तो जो लगेगा वो यूट्यूब पे प्ले हो जाएगा, वो देख लेगा पूरा। तो जो बाइंग डिसीज़न है ना, वो बाइंग डिसीज़न ही चेंज हो रहा है। अगर आप हुँ, पहले 2 चीज़ें हैं, एक तो जो कंज्यूमर है वो ये पता दिख रहा है कि मुझे आज क्या चाहिए। कोविड का ये पूरा जो लॉकडाउन हुआ, इसका एक थोड़ा-सा एडवांटेज ये भी हुआ कि लोगों को थोड़ा एक ठहराव मिला, लोगों ने थोड़ा सोचा कि सही में मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए। अब तक तो बेसिकली जो जस्ट कंजम्पशन फॉर द सेक ऑफ कंजम्पशन चल रहा था, वो वाली तो स्टोरी है नहीं। काफ़ी लोगों ने अच्छे दिन देखे, काफ़ी लोगों ने बीच में बुरे दिन भी देखे। तो उसकी वजह से लोगों की एक मानसिकता बनी है कि मैं ये सही में देखूँ कि मुझे क्या चाहिए, और मुझे जो चाहिए मैं वो देखूँ, और मुझे जो चाहिए ना वो डिसीज़न लेने के लिए मेरे पास आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल है। और जहाँ पे लोग इन्फॉर्मेशन ढूँढ रहे हैं, अगर आप वहीं पे नहीं हो, तो फिर लोग आपके पास पहुँचेंगे कैसे? आज कितनी बार है कि हम लोग जा रहे हैं, एक जगह से जाएँगे, छोटा-सा डिसीज़न ले लीजिए, आपको कहीं खाने के लिए जाना है, एक जगह निकल है। पहले तो लोग गाड़ी लेके जाते थे, घूमते थे, देख लेते थे आस-पास क्या है, तो नए रेस्टोरेंट में भी चले गए, वहाँ पे जाके देख लिया। आज की डेट में नया रेस्टोरेंट देखेगा तो पहले आप देखेंगे उसका रेटिंग क्या है। हाँ, रिव्यू और बच्चे रेटिंग। ही देखते हैं ना, अगर आप इवन वीकेंड पे आप फैमिली को लेके जाना चाहते हैं, तो वो रेटिंग देखेंगे, भाई इसका रेटिंग क्या है? अगर रेटिंग ही नहीं है तो आपके पास आएगा कौन? और अगर आपका रेटिंग अच्छा है, तो आपका क्लाउड किचन भी चलेगा। हाँ, आप अगर होम कुक भी हो और आप व्हाट्सएप पे भी अगर अपना बिज़नेस चला रहे हो, तो आपकी सोसाइटी में से भी आपको सफिशिएंट ऑर्डर मिलेंगे, आपके फ्रेंड्स भी आपको सफिशिएंट ऑर्डर देंगे। तो हाँ, इवन छोटा-सा व्हाट्सएप फॉर बिज़नेस या सोशल प्रेज़ेंस, एक लिंक्डइन है। मेरी एक दोस्त है, उनकी वाइफ बेसिकली बेकरी की क्लासेस चलाती है नवी मुंबई से। वो हुँ, हुँ, उनको जिस टाइम पे एक बैच हो गया, उन्होंने अगर 1 वीक में बैच लगाना है, वो कुछ ₹2000 का प्रमोशन करती हैं फेसबुक पे, लोकल एरिया में प्रमोशन होता है। उनको उतने टाइम पे बेसिकली उनकी एक बैच फुल हो जाती है, जो अराउंड 25 टू 30,000 रुपीज़ का उनका नेट इनकम है एक बैच का। हुँ, सो हुँ, 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके वो ऑलमोस्ट पर वीक 25,000 रुपीज़ की क्लासेस ले रही है। इट्स अ 3 आवर वर्कशॉप दैट शी कंडक्ट्स। वॉव! तो हुँ, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो लोग जो हैं उनके लिए अभी सबके लिए
रीच जो है वो बहुत अच्छी हो गई है। और एज अ बिजनेस अगर आप वहां पर नहीं है, आप लोगों तक पहुंचे ही नहीं, आपका प्रेजेंस ही नहीं है, तो आप लोग आपको जानेंगे नहीं। ये हो गया एक एस्पेक्ट जहां से हम देख रहे हैं कि बेसिकली हम कैसे करें, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचे। एक सेल्स वाला पार्ट हो गया। दूसरा हम्म जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हो गया टैलेंट का। हम्म आपको आज नया टैलेंट चाहिए, तो वो नया टैलेंट आके आपके ऑफिस में रजिस्टर तो लिखने वाला नहीं है। हाँ वो आप बोलोगे नहीं, ये प्रोडक्शन का रजिस्टर है, आप आइए यहाँ पे रोज आके सुबह एंट्री कीजिए, इतना माल आया, इतना माल आया, वो बंदे से होने वाला नहीं है। आपको उसको सिस्टम देना पड़ेगा। वो भले ही आप उसको एक्सेल या एक गूगल शीट दे दो, बट वो उसमें सिस्टम में एंटर करेगा, वो रजिस्टर तो नहीं लिखने वाला। तो अगर आपके पास टैलेंट चाहिए आपको, तो आपको बाय डिफॉल्ट अगर छोटी भी कंपनी आप हो, तो आपको हम्म कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। हम्म थर्ड पॉइंट जो हो गया, वो एक ये चीज आपके लिए जरूरी है कि आज बहुत ज्यादा, पर्टिकुलरली अगर हम यहाँ की इंडिया की बात करें, तो भारत में मेक इन इंडिया का काफी ज्यादा बोलबाला है। हम्म। आज लोग जब जाके चीजें खरीदते हैं, शॉप में खरीदते हैं, खिलौने खरीदते हैं, कुछ भी छोटे पार जाएंगे आप देखेंगे, तो वहां पे अगर मेक इन इंडिया का टैग है, तो उसके लिए लोग थोड़ा प्रीमियम देने के लिए तैयार हैं। और हम्म ये प्रीमियम लेके अगर आप अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं और अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि आप हम्म अपने यहाँ सिस्टम लाएं। जब आप हम्म सिस्टम लाओगे, वही आपके लिए ग्रोथ के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा। तो हम्म अगर तीनों एस्पेक्ट से हम देखें, आपके सेल्स और रीच के लिए, आपके पास राइट टैलेंट आने के लिए, और आपका बिजनेस ग्रो होने के लिए, आपको प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, इन तीनों चीजों के लिए आपके लिए टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। हम्म। सही, बहुत अच्छे बात बोले आप। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक कम अब तक कंपनीज को तो डिजिटल माइंडसेट अपनाना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, हम अब तक डिस्कस करें। मगर एक स्टेप, एक कदम आगे लिए तो एम्प्लॉयज जो भी कर्मचारी होते हैं ना, कंपनियों अपने एम्प्लॉयज के बीच में डिजिटल मानसिकता को कैसे बढ़ावा दे सकती है? मैंने इसके लिए आपको एक थोड़ा 5 साल पुराना एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। एक एक हमारे एक क्लाइंट है, उन्होंने हमको एक बताया था मथुरा के बाजू में, मथुरा से थोड़ा नजदीक एक कोसी करके जगह है। वहाँ पे पूरा 64 कोस, जिसे मथुरा के आसपास कहा जाते हैं, शुद्ध हिंदी में रहने वाले 64 कोस में सब पूरे राधे राधे कहने वाले सारी पूरा वहाँ पे एकदम बहुत ही सुकून से और बहुत ही अच्छे लोग हैं। अच्छा। कि वहाँ पे एक कंपनी का प्लान था, और उन लोगों ने ओरेकल इम्प्लीमेंट किया था। अब ओरेकल इम्प्लीमेंट करने के बाद वहाँ मुंबई से जो लोग जाते थे, वो कहते थे भाई इनको जाके समझाने के बाद इनको तो सब हिंदी में समझाना पड़ता है, इनको तो कुछ समझते नहीं है, लोग काम ही नहीं करते, हिंदी नहीं चलता, और ये पूरा डालते नहीं है, एक्साइज रजिस्टर नहीं आता है, कंपनी लॉस में चलती है, नहीं बहुत सारी चीजें चल रही थी पूरी। और जब हमने उनका पूरा असेसमेंट किया, तो हमने बताया कि यहाँ पे हो जाएगा। तो लोग बोले, अरे ये हो ही नहीं सकता, आप नहीं कर सकते। हमने कहा बिल्कुल हो सकता है, चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। और उन्होंने बोला चलो करके दिखाओ हमको। मैं वहां पर पूरा 1 हफ्ता रुका था। मैं सब लोगों के साथ वहां पे जाके समझा कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। देखिए, भाषा जो है ना, वो एक एक दूसरे को समझाने का माध्यम है, वो लिमिटेशन नहीं है। काफी बार ना हम लोग उस भाषा को लिमिटेशन बना लेते हैं। अगर आप उनकी भाषा में जाके ये चीज समझें कि उनके आज की डेट में सही में उनको करने में क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं, वो मुश्किलें समझ के अगर आप उनके लिए वो मुश्किलें हल कर सकते हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो प्रॉपर सिस्टम करें। जो सेम टीम जिनको कह रहे थे कि वो कभी नहीं कर पाएंगे, उन्होंने हफ्ते भर के असेसमेंट में सारे उनकी मुश्किलें बता दी हमको। जो उसमें कुछ बदल करने थे उनके ओरेकल में, हमने करवा दिए। 2 हफ्ते बाद हमने वो सेम सिस्टम इम्प्लीमेंट करवा दी। आज 5 साल हो गया। वो जो पर्टिकुलर क्लाइंट है, वो सबसे अच्छे क्लाइंट में से एक है, और सिस्टम और सब अच्छी चल रही है वहां से। आपको ये चाहिए कि आप उस बंदे को, उसके साथ एक रिश्ता बनाएं, उसको एक हाँ। विश्वास दें। जो चीज हो रही है वो उनकी भलाई के लिए हो रही है, और हुँ, हम उनके साथ काम करना चाहते हैं। जब हुँ, आप उनको ये भरोसा देंगे और कि हम उनके साथ काम करके आगे लेके जाना चाहते हैं, तो वो वहीं से आपके साथ काम करेंगे। और ऑटोमेटिकली आज हर कोई डिजिटल यूज करे, हर किसी के पास मोबाइल है, हर कोई जीपी यूज कर रहा है, हर कोई यूट्यूब पे यूज करता है। हर एक के पास कम से कम 20-25 आड़े टेढ़े अलग अलग टाइप के व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पे बहुत सारी उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन आती रहती है, राइट। हर कोई आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। तो हाँ, हर किसी के पास आज की डेट में अगर हम देखें, तो इन्फॉर्मेशन है, हर कोई इन्फॉर्मेशन के लिए आज तैयार है। हाँ, बस इतना चाहिए कि आप उसके साथ एक विश्वास बनाएं, और हुँ, उसके साथ उनको ये विश्वास दें कि जो हम कर रहे हैं, वो उनकी बुराई के लिए, उनको हुँ, जॉब उनका खाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम वही हुँ, कंपनी किस तरीके से और बेहतर करें इसलिए कर रहे हैं, और हुँ, उनका कंट्रीब्यूशन उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा। हुँ, अगर आप ये अपने सारे कर्मचारियों को विश्वास दे सकते हैं, तो हुँ, विश्वास कीजिए, बेसिकली
माइंडसेट चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो हाँ। खुद भी उसके लिए आज ऑलरेडी तैयार हैं। हम्म। वो जो भी व्हाट्स इन इट फॉर मी है ना, उसको बता के वो चेंज मैनेजमेंट अच्छा अच्छा तरीके से करना है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताया आपने। और चारू जी, ये कॉन्वर्सेशन पूरा बहुत सीरियस हो रहा है। अब ये समय आ चुका है जब हम ऑडियंस को कुछ एंटरटेन करेंगे चारू। क्या बोलते हैं पक्का, आप? पक्का बोलिए। पक्का सही है। ठीक है, हम रैपिड फायर राउंड में क्रूज करेंगे। और ये मेरा फर्स्ट बुलेट ये है कि क्या कभी आपने क्लासरूम या बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में कभी सो गए हो? हाँ, एक बार किया था। रात भर हम लोग सुबह 4 बजे तक हम लोग पार्टी कर रहे थे और सुबह 2 बीच में 2 से सवा 2 के बीच में क्या हुआ मुझे याद नहीं है। और प्रोफेसर कुछ बोला? नहीं, नहीं प्रोफेसर नहीं, वहाँ पे एक पूरी रो की रो वैसी ही थी। तो आप सेफ साइड में हैं। और आपका फेवरेट बुक के बारे में बताइए। एक ये बुक ना मुझे दिल्ली स्टेशन पे मिला था, निजामुद्दीन पे मिला था। व्हाट हम्म। गॉट यू हियर विल नॉट टेक यू देयर। हाँ। वो जो अब बुक है और वो जो लाइन है ना, वो मेरी जिंदगी का आज तक वही कंसेप्ट रहा है कि जो चीज आपको यहाँ पर लेके आएगी वो आपको आगे नहीं लेके जाएगी। कुछ सही सीखोगे, है। आगे पढ़ोगे तो ही आगे जाओगे। सही है, मैं भी आपसे एको करता हूँ। क्यों बोले तो वो टीजीवी इनर सर्किल जनवरी मीटिंग में मैं वही बात बोला था। अगर रिसेशन प्रूफ होना है तो जो व्हाट गॉट हियर इट वोंट गेट यू देयर करके बहुत अच्छा चीज बताया आपने। और आगे बढ़ेंगे। एक शब्द में अपने आप को डिस्क्राइब कीजिए, इंग्लिश या हिंदी, आपकी मर्जी। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंट, ग्रेट। और आत्मविश्वास या या और आपने कभी किसी से कुछ चुराया क्या? फिजिकल फिजिकल थिंग्स। हाँ, फिजिकल थिंग्स तो हम लोगों ने चुराए हैं। वो इंजीनियरिंग कॉलेज के डब्बे में टाइम पे किसी के अगर टिफिन आ गया और वो बंदा नहीं रहा तो हम उसको उसका वेट किए बगैर उसके टिफिन खत्म कर देते थे। घर से आने वाले टिफिन ऐसे हम लोगों ने काफी उड़ाए हैं। ठीक है, और आखिरी सवाल इस रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र यानी वो फैंटेसी गैजेट है जो आपको इन्वेंट करना चाहोगे? टाइम ट्रेवल। टाइम ट्रैवल, अच्छा टाइम मशीन, ओह! टाइम ठीक है, मशीन हाँ, चाहिए। हाँ, टाइम मशीन तो बहुत लोग इंग्लिश में भी बोल चुके हैं। मैं सोचता है कि वो भी अगले 10 या 20 साल में वो भी रियलिटी में आ जाएंगे। और अच्छा हुआ अपना रैपिड फायर राउंड, इससे हम मेन राउंड को जाएंगे। और फिर आखिरी सवाल ये है कि चारू जी, कंपनियां कंपनीज जो भी होते हैं ना, वो मानव संपर्क मतलब ये ह्यूमन कनेक्शन और टेक्नोलॉजी को कैसा बैलेंस करना है? क्यों बोले तो आजकल ये डिवाइसेस और ये टेक्नोलॉजी, द रीजन व्हाई दे आर ब्रॉट हियर वर्सेस व्हाई दे आर यूज्ड, राइट, वो बदल चुका है। ऐसे जमाने में ये पर्सनल कनेक्शन और टेक्नोलॉजी के बीच में कैसा बैलेंस करना है कंपनीज? ये आपने जो सवाल पूछा नवीन, ये बहुत आज के इसमें अहम सवाल है सबके लिए कि मैं टेक्नोलॉजी कहाँ तक यूज करूँ और मैं किस तरीके से ये देखूं कि मेरे जो आज जो टैलेंट है, मेरे जो आज कर्मचारी मेरे यहाँ आ रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी भी यूज कर पाए, उनको मैं फ्लेक्सिबिलिटी भी दे पाऊँ और उनके साथ एक कनेक्शन भी बना पाऊँ, एक विश्वास भी बना पाऊँ। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप टेक्नोलॉजी को इस तरीके से यूज करें कि आप उनको अलग अलग टाइप की फैसिलिटी दें। जैसे आप रिमोट वर्किंग दे सकते हैं, उसमें आप प्रॉपर सिक्योरिटी ऑफर कर सकते हैं ताकि वो जहाँ कहीं पे भी हो, वहां से सिक्योरिटी वो आपके लिए काम कर सके, आपका प्रोजेक्ट डिलीवर कर सके और उनका फिजिकल लोकेशन आपके काम के लिए कंस्ट्रेंट ना बने। तो इस तरीके से आप टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। आप सिक्योरिटी में यूज कर सकते हम्म। हैं और आप मॉनिटरिंग भी ट्रांसपेरेंटली बोल सकते हैं। आप उनको कह हम्म। सकते हैं, देखिए ये पार्ट है, आप कहीं से भी काम कीजिए, बट आपका जो 8 घंटे का 10 घंटे का काम है हम्म। वो हम लोग मॉनिटर करेंगे। हम्म। मॉनिटरिंग टूल है, आप अगर किसी को बता के आप उनको मॉनिटर कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लोग काम करेंगे। हम्म। 95% 99% आप लोगों को ऐसे मिलेंगे जो वैसे भी काम करते हैं। जो 4-5% बचेंगे वो भी बेसिकली वो मॉनिटरिंग के साथ काम कर लेंगे। 1-2% वो नहीं करने वाले, वो वैसे भी नहीं करने वाले, उनको छोड़ दीजिए। बट 99% ऑफ द पीपल विल वर्क। और वो इस बात के लिए कि आपने उन पे विश्वास रखा कि कहीं से भी काम करें, आपके लिए ज़्यादा काम करेंगे। एक पार्ट हुआ। दूसरा जो ह्यूमन पार्ट है, उसके हम्म। इसमें आज के डेट में सबसे बड़ी चीज़ है, वो है ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि अगर आप अभी ये पूरे जनवरी महीने का डेटा देखें, तो पिछले साल भर में जितने कंपनियों ने पूरे ले ऑफ किए थे, उसका ऑलमोस्ट 40% 1 महीने में लोगों का ले ऑफ हो गया है। ओह माय गॉड। तो हम्म। कहीं न कहीं लोगों के मन में अविश्वास है। हम्म। दूसरी बात,
लोगों ने पिछले 2 साल में जिस तरीके से चाहिए थे उस तरीके से सैलरी पैकेज माँग लिए। तो माँग तो लिए बट कहीं न कहीं उनको भी पता है कि जब नंबर शुरू होंगे तो जिसका सैलरी सबसे ज़्यादा है, उसका नंबर पहला आएगा। सही है। तो वो एक कहीं न कहीं डर भी है। हाँ। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, इसको अगर आप काउंटर करना चाहें, तो हुँ, सबसे बेहतर चीज़ आज के इसमें होगी कि आप लोगों के साथ एक विश्वास के संबंध बनाएँ। आप हुँ, उनके साथ पूरी एक पारदर्शिता मेंटेन करें, एक हुँ, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें और जो कुछ भी चैलेंजेस आप एज़ अ कंपनी फेस कर रहे हैं, हुँ, वो सारी मुश्किलें अगर आप अपने सारे कर्मचारियों को बताते हैं, एम्प्लॉइज़ को बताते हैं, तो दे विल कम अप विद अ सॉल्यूशन। हुँ, हुँ, आप वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं तो लोग उसके लिए उसको महत्व देंगे, ये हुँ, मानेंगे कि आपके साथ कर रहे हैं और हुँ, आप उनके साथ पूरे ट्रांसपेरेंट हैं और उसी विश्वास के साथ आपको 100% लोग आपके ऊपर भी विश्वास रखेंगे। आप हुँ। उन पे विश्वास रखेंगे, वो आप पे विश्वास रखेंगे। सुपर। चारू जी, बहुत-बहुत अच्छे चीज़ें बताई आज आपने। ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जो भी ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करें तो एम्प्लॉइज़ एक कदम आगे जाके भी कंपनी को कंट्रीब्यूट करते हैं और डिजिटल माइंडसेट का आवश्यकता भी आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए। और चारू जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एंड और एक एपिसोड में फिर से मिलेंगे। अच्छे-अच्छे टॉपिक्स कवर करेंगे चारू जी। नमित जी, आपके इस उपक्रम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं जिस तरीके से आपने ऑलरेडी टीजीवी को एक बहुत अच्छे ऑडियंस तक आप लेकर गए, मुझे विश्वास है कि टीजीवी हिंदी और वाइड ऑडियंस और काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और उनके जीवन में कुछ न कुछ बहुत अच्छा पॉज़िटिव कंट्रीब्यूशन कर पाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। मैं बहुत खुश हूँ आज। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का श्रृंखला चारू के साथ। आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है। अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अब कर लीजिए। अगर आपको ये श्रृंखला एपिसोड पसंद आए तो आप कम से कम 3 कलीग्स यानी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, तो ही अपना करियर या लाइफ को बेहतर बन सके और आपके दोस्तों को नया कुछ सीखने को मिलेगा और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। वो तो बहुत विन विन सिचुएशन में होंगे। धन्यवाद। तो आज का सामान्य ज्ञान यह है कि जो भी कंपनीज, पॉपुलर कंपनीज जो भी डिजिटल मानसिकता को अच्छी तरह से अपनाए हैं, कंपनीज के बारे में मैं बताता हूँ। अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, एप्पल, उबर, एयरबीएनबी, स्पॉटिफाई और सेल्सफोर्स, टेस्ला, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी फॉर्चून 10 कंपनीज यानी फॉर्चून 20 कंपनीज है ना, उन लोगों ने वो डिजिटल माइंडसेट को 5 नहीं 10 साल के पहले ही एम्ब्रेस के लिए, इसलिए आजकल जो भी वो सॉल्यूशंस उन मार्केट में लॉन्च करते हैं ना, वो सब कस्टमर सेंट्रिक होते हैं, इसलिए उन टॉप 10 में आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो वो होता अपना ट्रिविया सेक्शन और तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं टीजीवी हिंदी में। और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपके कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है या अगर आप किसी को हमारे मेहमान यानी गेस्ट करके बुलाना चाहते हैं तो हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है tgvhindi@gmail.com। और दोस्तों, मैं हूं नवीन सामला, आपकी हमसफर। यही उम्मीद है कि हमारे ये कोशिश कई लोगों के जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाने। तो अगले बार तक नमस्ते और धन्यवाद।